हाइब्रिडाइजेशन। तो आज की इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जो हमें पॉलिंग ऑसिलेटर एंड पॉलिंग ने एक्सप्लेन किया था। जो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को समझाने के लिए, जैसे CO2 मॉलिक्यूल है वो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, तो किस ऑक्टाहेड्रल होगा, पेंटागोनल होगा, तो किस तरह की शेप होती है अलग अलग कंपाउंड्स की, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाया गया स्लेटर एंड पॉलिंग के थ्रू। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी जो होती है वो सेम होती है और शेप डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, शेप चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एनर्जी क्या होनी चाहिए, उनकी सेम होनी चाहिए। तो ये जब इंटरमिक्स होते हैं, मतलब ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है और शेप डिफरेंट है, ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं और इंटरमिक्स होने के बाद नए ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है। उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर कोई पूछता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी एंड डिफरेंट शेप टू प्रोड्यूस न्यू एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप, उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो ध्यान रखना है कि दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या सेम है, शेप डिफरेंट हो जाएगी, लेकिन जो नए ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी भी सेम होगी और शेप जो होगी वो भी सेम होगी। तो उसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में वैकेंट ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकती है और फुल फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकती है। यहाँ पे एक चार्ट है जिसे हमें ध्यान में रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कब किसकी क्या होगी। तो अगर मान लीजिए हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp आ रही है, तो शेप क्या होगी, लीनियर शेप होगी और ज्योमेट्री किस तरह से होगी, इस तरह से बनेगी इसकी। ठीक है, अगर sp2, अभी घबराइए मत, ये sp2 sp3 जो है हम निकालना सीखेंगे। sp2 अगर शेप होगी, sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी तो शेप क्या होगी उसकी, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है तो शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, कुछ इस तरह की ज्योमेट्री होगी उस मॉलिक्यूल की। अगर पी में अब 3 ही होते हैं तो पी के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी में जाएगा, तो sp3d होगी, तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी जो शेप। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी तो शेप क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बायपिरामिडल। और अगर शेप जो होगी, सॉरी, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp3d3 होगी, तो जो ज्योमेट्री होगी वो पेंटागोनल बायपिरामिडल होगी। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब्रिडाइजेशन निकाली किस तरह जाती है, किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, हम अलग अलग मेथड यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला मेथड है सिंपल कैलकुलेशन वाला कि हाफ, फिर ब्रैकेट में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के पास जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो लिखना है, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी क्या होती है 1। अगर हमें नहीं पता है तो हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ कुछ ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है। एक तो नोबल गैसेज हैं जिनकी वैलेंसी 1 होती है, और उनके अलावा एक हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसकी वैलेंसी क्या होती है 1। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन, ये क्या है, मोनोवैलेंट एटम है। माइनस चार्ज ऑफ कटायन, प्लस चार्ज जितना है उसे माइनस कर देंगे और नेगेटिव चार्ज जो है उसे ऐड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है CO2, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, CO2। तो CO2 को जब हमने लिखा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो लिखा हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या होगा, ऑब्वियसली कार्बन है, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4, तो हमने 4 लिखा, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, ना तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है ना ही यहाँ पे कोई नोबल हेलोजन दिख रहा है। सॉरी, यहाँ पे मैंने नोबल केस बोला होगा, ये हेलोजन होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन, आयोडीन। अब ये जो ऑक्सीजन है तो है नहीं यहाँ पे, तो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम 0, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो -0, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है तो +0। तो आंसर कितना आया, 4/2 मतलब 2 का मतलब क्या होता है 1s और 1p। ठीक है, और 2s का मतलब 2 का मतलब 1s 1p, तो शेप क्या होगी, लीनियर। तो CO2 देखना, CO2 कैसे बनता है, इस तरह से बनता है, C इस तरह से। ठीक है, इस तरह की शेप होती है इसकी, लीनियर CO2 की। अगला जैसे है यहाँ पे अमोनियम, तो NH4+, इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, तो हम निकालेंगे हाफ,
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,5 लिखते हैं ना, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, तो मोनोवैलेंट यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है हमें जिसकी वैलेंसी 1 होती है, कितना संख्या इनकी, नंबर पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने हैं यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम, 4, तो +4 किया, माइनस चार्ज ऑफ कटायन, कटायन का चार्ज दिख रहा है यहाँ पे, कितने प्लस है 1, तो -1 कर दिया, एनायन का कोई चार्ज नहीं है तो +0, तो ये 5 + 4 कितना होता है 9, 9 - 1 8, और 8/2 कितना होता है 4, तो 4 का मतलब होता है 1s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी sp3, और sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप क्या होती है sp3 में, टेट्राहेड्रल, तो जो NH4+ है उसकी जो शेप होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, क्लियर हुआ, और इसकी शेप क्या होगी, लीनियर शेप होगी, तो इस तरह से जो है हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं किसी भी चीज की। तो ये तो हमने बात करी सिंपल मेथड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और अलग मेथड, ठीक है, नया मेथड है सेकंड मेथड। तो यहाँ पे देखिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट जो है वो फर्स्ट मेथड ही है, लेकिन यहाँ पे हम सीख रहे हैं जनरली, क्योंकि यहाँ पे एक और थर्ड मेथड भी सिखाऊंगा मैं, पाई मेथड जिसे बोलते हैं, सिग्मा मेथड ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, तो इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे CH4 है, CH4 मीथेन, इसकी अगर ज्योमेट्री पता करनी है तो अगर हम सिंपल निकालें तो सिंपल क्या हो जाएगा, हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने दिख रहे हैं यहाँ पे मोनोवैलेंट एटम 4, तो +4 किया, माइनस चार्ज ऑफ कटायन, कटायन पे कोई चार्ज नहीं है प्लस का तो 0, एनायन का कोई चार्ज नहीं है तो +0, तो 4 + 4 कितना होता है 8, और 8/2 कितना होता है 4, तो 4 का मतलब होता है sp3, तो हमने फर्स्ट मेथड से जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली, CH4 की कितनी आई sp3, sp3 का मतलब होता है टेट्राहेड्रल शेप होगी, कैसी शेप होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, टेट्राहेड्रल शेप होगी, टेट्राहेड्रल इस तरह से होती है, ये टेट्राहेड्रल शेप होगी इसकी। लेकिन अब हम सेकंड मेथड से कैसे निकालेंगे, तो सेकंड मेथड से निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, कार्बन पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो हमने 4 लिखा। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल कितने हाइड्रोजन है 4, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए हाइड्रोजन पे 4। अब हम निकालेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8। अब देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा 8 नहीं आएंगे, कभी 6 भी आएंगे, कभी 8 भी आएंगे, कभी 7 भी आएंगे, ठीक है, कभी 12 भी आएंगे, कभी 15 भी आएंगे, कभी 18 भी आएंगे। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम है तो हम बनाते हैं डुएट, क्या बनाएंगे डुएट। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है तो हम बनाएंगे ऑक्टेट, क्या बनाएंगे ऑक्टेट। तो यहाँ पे एलिमेंट 8 है तो हम बनाएंगे डुएट, तो एक डुएट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो यहाँ से 8 इलेक्ट्रॉन से हमारे पास कितनी डुएट बन जाएंगी 4 डुएट, तो 2 4 जा 8। अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे और 8 ही की हमने डुएट बनाई, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचता है डुएट या ऑक्टेट बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन बचता है तो वो कहलाती है उसकी वैलेंसी, क्या कहलाएगी वैलेंसी। अब क्योंकि यहाँ पे हमने डुएट बनाई और कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इसकी वैलेंसी आ गई 0, कितनी आई 0। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन होते, कितने इलेक्ट्रॉन होते 17, तो उस केस में हम क्या बनाते, उस केस में हम बनाते ऑक्टेट, तो कितनी ऑक्टेट बनती 2 ऑक्टेट बनती और एक इलेक्ट्रॉन बचता, तो वो उसकी वैलेंसी हो जाती उस कंपाउंड की, ठीक है। तो नंबर ऑफ डुएट आई 4, तो जितनी डुएट बन रही है ना वही होती है हमारी बॉन्ड पेयर, मतलब उतने ही हमारे बॉन्ड्स बन रही होंगी उस कंपाउंड में 4, और जितने हमारी वैलेंसी होती है वही होती है हमारी लोन पेयर, तो 0 आई। फिर हम निकालते हैं स्टेरिक नंबर, क्या निकालते हैं स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर हमारे पास होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, तो बॉन्ड पेयर कितना है हमारे पास 4 और लोन पेयर कितना है 0, तो 4 + 0 किया 4, तो 4 का मतलब होता है 1s और 3p, तो यहां से हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई sp3 आ गई, क्लियर हुआ। तो इस तरह से हमने हाइब्रिडाइजेशन निकाली पहले मेथड से, ये हमने निकाली फर्स्ट मेथड से, sp3 आई, ये हमने निकाली सेकेंड मेथड से sp3 आई, और अब हम निकालेंगे थर्ड मेथड से, ठीक है। थर्ड मेथड हमारे पास क्या है सिग्मा मेथड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट मेथड है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हम सब में इसी मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है CH4 है, तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हमने, ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। CH4 का स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करें तो CH4 का स्ट्रक्चर ये बनेगा CHH
H। अगर हमें यहाँ पे इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो मैंने बोला था हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्ट लेती है, पाई बॉन्ड पार्ट नहीं लेती है। तो कितनी सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब एक S और 3 P। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई इसकी? sp3 आ गई। देखो कितना सिंपल है, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इस तरह से निकालते हैं। और यहाँ से हम परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर अगर निकालना चाहें तो S कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी आएगी? एक हिस्सा S का है और 3 हिस्से P के हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर हमारे पास आएगी 25%। अब जैसे हमारे पास मॉलिक्यूल है C2H6, इनमें दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो हम इसको ड्रॉ करेंगे C2H6। तो 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये बॉन्ड आ गई। तो ये भी सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा। इस कार्बन के पास कितनी सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3। और इसके पास 1 2 3 4, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। इस तरह से हम जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है C2H4, या इस तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास है C2H4। तो हम इस तरह से निकालेंगे इसको, C2H4 का मतलब होता है इथीन। तो यहाँ पे अगर हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई है और ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। तो इस वाले कार्बन के पास कितनी सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3। ये तो काउंट नहीं होगी क्योंकि पाई बॉन्ड रेजोनेंस में पार्ट लेती है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेती है। तो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड हुई। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। तो S कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी आएगी? 33.3%, क्योंकि एक हिस्सा S का है और 2 हिस्से P के हैं। तो टोटल 3 हिस्से हैं, तो एक हिस्से में कितना आएगा? 33.33%। और यहाँ पे निकालते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp2। तो परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना आया? परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर आ गया 33.33%। क्लियर हुआ इतना? तो इस तरह से हम जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं किसी भी चीज की। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग तरह की होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे सिंपल हाइब्रिडाइजेशन की, sp हाइब्रिडाइजेशन की। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में क्या होती है? इंटरमिक्स होती हैं और एक नई हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलती है। दो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल जाती हैं, ठीक है, एक s और एक p, जिनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी क्या होगी? सेम होगी। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल टू मेक 2 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप क्या होती है? लीनियर होती है और s कैरेक्टर की परसेंटेज 50% और p कैरेक्टर की परसेंटेज भी कितनी होती है? 50%। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे BeF2 है, तो BeF2 की अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हम सिंपल मेथड से निकालेंगे अब सब हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 2,2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेरिलियम में? 2, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है और कितने फ्लोरीन है? 2, तो +2 किया। माइनस प्लस 0 क्योंकि प्लस चार्ज है नहीं, और प्लस 0 क्योंकि माइनस चार्ज भी नहीं है। तो 2 + 2 कितना होता है? 4, और 4/2 2। 2 का मतलब होता है sp लीनियर। अगला है BeCl2। तो हाफ बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की भी होती है 2, -0 + 0, 2 + 2 4, 4/2 2। 2 का मतलब होता है sp लीनियर। ऐसी अगर हम बात करें CO2 की, तो हाफ कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 और मोनोवैलेंट एटम है नहीं इसमें, तो +0, माइनस कटायन है नहीं तो 0 और एनायन है नहीं तो 0, तो 4/2 2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp, शेप आ गई लीनियर। इस तरह से जो है हम हर कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब चलते हैं हम अपनी अगली हाइब्रिडाइजेशन की तरफ जो है sp2। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एक s और 2 p ऑर्बिटल जो होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें देते हैं, उसी को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है वो क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है। कैसी शेप होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे अगर हम देखें कि जब ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनती है तो यहाँ पे 3 बॉन्ड एंगल बनते हैं और हर एक बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। ये चीज हमें याद नहीं रखनी है तो हमें वैसे भी याद है कि एक s और 2 p आपस में इंटरमिक्स होंगे और 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, उसे बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। फॉर्मूला हमें याद है किस तरह निकालेंगे, लेकिन हमें ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि शेप क्या होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन में? ट्राइगोनल प्लेनर होगी और 3 बॉन्ड एंगल होंगे, हर एक बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री का होगा, चाहे तो लिख लीजिए इसे कहीं।
और परसेंटेज ऑफ एस एंड पी कैरेक्टर, एस का एक पोर्शन है, पी के दो, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33.33% और परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर 66.66%। अगर हम निकालना चाहें हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन किसी कंपाउंड की, तो बहुत सारे एग्जांपल इसके हो जाएंगे। जैसे इसका पहला एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास SO3। क्या हो जाएगा? SO3। तो यहाँ पे निकालते हैं हम हाफ टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर। सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, मोनोवैलेंट 0, चार्ज ऑफ कटायन 0 प्लस चार्ज ऑफ एनायन 0, तो 6/2 कितना होता है? 3। 3 का मतलब होता है sp2 और sp2 का मतलब होता है ट्राइगनल प्लेनर। क्या होता है? ट्राइगनल प्लेनर। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, sp3 की, sp2 की। अब सेम केस होता है sp3 का। sp3 में क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल टू मेक 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो शेप होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। अगर किसी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ रही है तो उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और एक पोर्शन एस का है और 3 पोर्शन पी के हैं, तो टोटल पोर्शन 4 हुए। तो 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25, मतलब एस कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी आएगी? 25%। और पी कैरेक्टर की परसेंटेज कितनी आएगी? 75%। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वैसे पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तो वहां पे हम जब एक्स्ट्रा केसेस पढ़ेंगे कंपटीशन के लिए, तो वहां पे ये एस कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और ध्यान रखना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो बॉन्ड एंगल होता है, टोटल 6 बॉन्ड एंगल होते हैं और हर एक बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे पास sp3 का CH4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाफ कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, मोनोवैलेंट 4 होते हैं, -0 + 0, 4 + 4 8, 8/2 कितना होता है? 4 का मतलब होता है sp3, मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा तो टोटल 6 बॉन्ड एंगल होंगे और हर एक कितने का होगा? 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। क्लियर हुआ? तो ये होती है sp3। चलिए अब हम बात करते हैं sp3d के बारे में। तो sp3d कुछ इस तरह से होगी। एक है 3 p होते हैं, px py pz, और d होता है dz²। ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरह से बनता है। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, एक बॉन्ड एंगल यहाँ पे होता है 180 डिग्री का, 3 बॉन्ड एंगल होते हैं 120 डिग्री के और 6 बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री के। समझना है इसको ध्यान से। sp3d में एक बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का, 3 बॉन्ड एंगल होते हैं 120 डिग्री के और 6 बॉन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री के। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम उस कंपाउंड मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। PCl5 निकालते हैं। हाफ फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, क्या लिखते हैं इसे? 285 लिखते हैं ना, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 एटॉमिक नंबर होता है। क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो +5 करेंगे, -0 क्योंकि कोई प्लस चार्ज नहीं है, प्लस का 0 क्योंकि कोई माइनस चार्ज नहीं है। 5 + 5 कितना होता है? 10, और 10/2 कितना होता है? 5 का मतलब है एक S 3 P, 4 हो गए और एक लास्ट में जाएगा D में। तो शेप क्या हो जाएगी? शेप हो जाएगी इसकी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब भी हम PCl5 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें जितनी भी PCl5 बॉन्ड होती हैं, 5 PCl5 बॉन्ड होंगी ना, वो सारी बराबर नहीं होती। या हम बोल सकते हैं कि जो एक्सियल बॉन्ड होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ी होती है PCl5 में। ऐसा क्यों होता है? क्वेश्चन समझ में आया? पहले क्वेश्चन पकड़ेंगे। क्वेश्चन है कि PCl5 मॉलिक्यूल में सारी PCl5 बॉन्ड बराबर नहीं होती, क्यों? या हम ऐसे बोल सकते हैं कि PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड होती है वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़ी होती हैं, ऐसा क्यों? तो जानते हैं कारण इसका, चलिए आ जाइए। हमने सबसे पहले PCl5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा। तो PCl5 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये वाली जो बॉन्ड होती है, ये PCl और ये वाली PCl, इसे बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। और जो ये वाली बॉन्ड होती है, इनको, ये 3 कॉर्नर वाली, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो क्वेश्चन बोल सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड जो होती है वो बड़ी होती है। देखिए मैंने थोड़ी बड़ी बना रखी है इक्वेटोरियल बॉन्ड से। या सारी बॉन्ड बराबर नहीं होते, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, देखिए ये एक्सियल बॉन्ड पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे और इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है। मतलब जो एक्सियल बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर है, इनके बीच में आपस में रिपल्शन होता है। तो ये तीनों कॉर्नर वाले इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करते हैं, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रॉन पेयर, ये रिपेल करते हैं लोन पेयर को। जो इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना,
जो इक्विटोरियल समझना क्या बोल रहा हूं मैं, जो ये इक्विटोरियल के बॉन्ड पेयर हैं ये वाले, और जो इक्विटोरियल के लोन पेयर हैं, मतलब ये इनके पास जो लोन पेयर होंगे इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। ये बॉन्ड पेयर इन लोन पेयर को क्या करते हैं, रिपल, और ये लोन पेयर इन बॉन्ड पेयर को रिपल करते हैं। तो इनके बीच में रिपल्शन होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, इनके बीच में रिपल्शन होता है, और इसके लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में भी रिपल्शन होता है। ऐसी तो होता क्या है, इनके रिपल्शन के वजह से ये जो दो बॉन्ड होती हैं ये इन दोनों पीस क्लोरीन को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और ये एक्सियल पेयर जब रिपेल होते हैं तो इनकी जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, इनकी जो बोन लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। मतलब ये इसे रिपेल कर रही है, ये इसको, तो टोटल जो इफेक्ट पड़ता है वो इन एक्सियल बॉन्ड पेयर पे पड़ता है। इनकी लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस वजह से एक्सियल बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है और इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ क्या होती है, कम होती है। तो समझना कि ड्यू टू मैक्सिमम रिपल्शन बिटवीन इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर, तो ये इक्विटोरियल बॉन्ड पेयर ये हो गए हमारे, और एंड इक्विटोरियल लोन पेयर, और इक्विटोरियल लोन पेयर ये हो गए हमारे पास। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, इनके और इनके बीच में, इनके और इनके बीच में, इनके और इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो होता क्या है कि इनके रिपल्शन की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है ये बड़ी हो जाती है। तो और द 3 इक्विटोरियल इलेक्ट्रॉन पेयर, तो 3 इक्विटोरियल इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ये इन 2 एक्सियल इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसकी वजह से द एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ, और इन्हीं की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है उसकी लंबाई बढ़ जाती है और वो लंबी हो जाती है। तो यही कारण है कि PCl5 में सारी PCl बॉन्ड सेम नहीं होती। और लास्ट हम देख लेते हैं एक sp3d2 को। तो यहाँ पे s px py pz और ये dz², dx² y²। ज्योमेट्री होती है स्क्वायर बाय पिरामिडल की, ऑक्टाहेड्रल होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है जो एंगल होता है, 3 बॉन्ड एंगल 120 डिग्री के होते हैं और 12 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है हमारे पास sp3 में क्या होता है, s px py pz dxy dyz dzx। शेप जो होती है इसकी पेंटागोनल बाय पिरामिडल होती है। और यहाँ पे एंगल की अगर बात करें तो 5 बॉन्ड एंगल 72 डिग्री के होते हैं, 10 बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होते हैं और 1 बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये ध्यान रखना है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे XCF6 वगैरह। तो XCF6 अगर हम निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर यही आने वाला है। ठीक है, sp3d3। तो हम निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हमारी हाइब्रिडाइजेशन यही आएगी। तो आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया होगा। 3 मेथड बताए, फर्स्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला हमें ध्यान रखना है। और जो बीच वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बताने के लिए बताया मैंने, एग्जाम में नहीं करके आना है उसे, एग्जाम में फर्स्ट वाले से ही करना है। और थर्ड वाला जो है वो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।